हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 12 केमिस्ट्री के 15 2 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं और क्या आंसर है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। तो हम जानते हैं कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आपको दो तरह से वर्क करता है। एक जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ओके, जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये दोनों का क्या हो गया टोटल। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि वाइस वर्सा, जस्ट उसके उल्टा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल भी दीजिए। तो एग्जाम्पल है हमारा डेनियल सेल। ओके, डेनियल सेल किस तरह का होता है, देखिए आपका इस तरह का जो है आपका डेनियल सेल होता है। और इस डेनियल सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक में आपका जो है इलेक्ट्रोड्स जो होता है वो जिंक का बना होता है और इसमें ZnSO4 आयन होते हैं। और दूसरा जो है आपका कॉपर का बना होता है, इसमें CuSO4 जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो कि आयन में कन्वर्ट होता है। ओके, और ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं वायर के थ्रू, आप ये जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या लगा होता है, सॉल्ट ब्रिज रहता है। तो चाहे तो आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं डेनियल सेल का, जिससे कि आपको आराम से 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। बस आप इतना लिख दो, एग्जाम्पल्स लिख दो कि a Daniell cell consisting of Zn electrodes in ZnSO4 solution and a Cu electrodes in CuSO4 solution where electrons flow from Zn to copper, जैसा कि मैंने नीचे बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर जो है बिहार बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में भी जो है इसे पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट कंपाउंड क्या है देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अब देखिए इसमें चेन सिलेक्शन कैसे होगा, आपका कुछ इस तरह से चेन सिलेक्शन होगा। नंबरिंग 1 2 3 4 हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से नंबरिंग करते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ज़्यादा जाएगा। अब सबसे पहली बात, यहाँ क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जी नहीं। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 4। तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। अब यहाँ आपको सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इन। अब देखिए होना ये चाहिए कि ENE इन लिखेंगे, लेकिन आपका टर्म्स क्या आ रहा है कि साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक भी आ जाता है। तो ई और ओ जब आता है, मैंने आपको बताया है ई क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। आप नोमेनक्लेचर वाला जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यह क्या होगा, इन ओइक एसिड। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, CH3N CH2 CH2 CH3। ओके, और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए इस नाइट्रोजन को अगर आप देखिए तो ये 2 डिग्री एमाइन को दिखा रहा है। ये 2 डिग्री नाइट्रोजन है, इसलिए 2 डिग्री एमाइन आपको है। तो हम इसे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो ये देखिए छोटा पार्ट CH3 और ये बड़ा पार्ट, तो क्या होगा N मिथाइल। यहाँ पे आप देखिए छोटे पार्ट में क्या है, CH3 है और इधर 3 कार्बन है, तो क्या होगा, प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन। ओके, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। यहाँ सिर्फ ई आपको मिस हुआ है क्योंकि यहाँ पे ई और ए दो चीज़ आ रहा था एक साथ, ई और ए दो चीज़ें आ रही थी तो ई कैंसल आउट हो गया है। तो यहाँ प्रोपेन माइन हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि वो बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, 2 मार्क्स में है, द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ
an amino acid and the amide hydrogen of another stabilize the alpha helix structure। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये CO ग्रुप, ओके, कार्बोनिल ग्रुप आपका ये CO, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये NH, यानी कि ये आपका एमिनो ग्रुप का जो है आपका क्या है NH, और इसके बीच की क्या पाया जा रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। यही आंसर में कहा जा रहा है कि द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमाइड हाइड्रोजन ऑफ अनदर, ओके, स्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो वो बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैंकुलाइजर। ओके, तो ये सिंपल सा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं। ट्रैंकुलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच यूज टू ट्रीट स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, या मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक, तो उसमें शांति प्राप्त करने के लिए, कैल्मिंग इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप एग्जाम्पल के फॉर्म में चाहें तो एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? हम लोग जानते हैं ये बेकेलाइट क्या है? थर्मोसीटिंग प्लास्टिक है। तो बेकेलाइट इज अ थर्मोसीटिक प्लास्टिक मेड फ्रॉम फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल याद कीजिए, फिनॉल ध्यान रखिएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो फिनॉल होता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड किचनवेयर। अर्थात हम बिजली के जो सामान बनाते हैं, जो स्विच वेयर है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और किचन में जो है हम लोग हैंडल होता है, कोई भी मान लीजिए आपको कुकर है या समथिंग कुछ भी है, उसका जो हैंडल होता है वहाँ पे इंसुलेटर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। टू इट्स हीट रेसिस्टेंस एंड नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये क्या होता है? हीट रेसिस्टेंस होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे कुकर में लगा हुआ है, ब्लैक कलर का आप देखे होंगे लगा हुआ होता है ना, उसमें अगर इसका इस्तेमाल करेंगे बेकेलाइट का, तो ये हीट रेसिस्टेंस है, तो कुकर गर्म होगा, बट वो आपको गर्म नहीं होगा, तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा हाउ वुड यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। मैंने ये पहले भी आपको बताया है कि अगर आपका एनिलीन है NH2, यानी बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर आप डालें NaNO2 प्लस आप डालेंगे क्या? HCl, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? N2 प्लस और क्या? Cl माइनस, और इसके ऊपर जब हम लोग डालेंगे क्या? पानी डालेंगे, वाटर, तो आप क्या बन जाएगा? ठीक, इस कंडीशन के बाद क्या बन जाएगा? आपका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आसानी से फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर RNH2 हो तो सेम इसी तरह का रिएक्शन करना होगा, यानी कि हमें एमाइन से अगर बनाना हो अल्कोहल तो भी यही काम करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको NCERT में फिनॉल में बन जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NiCl4 विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत 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 ज़्यादा जो है आपका क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले NiCl4 में Ni का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसे x मानेंगे। क्लोरीन का -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +4 -2, दैट इज कॉल्ड क्या? +2। अब Ni का क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखेंगे Ni2+ का। ओके, तो Ni 28 है, आप ध्यान दीजिएगा। Ni का पहले हम लोग लिख देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। निकेल 28, तो इसी क्या होगा? आप जानते हैं कि आर्गन Ar18, 4s2, 3d8। अब क्योंकि यहाँ हमें Ni2+ का लिखना है, तो देखिए 2+ क्या हुआ? कब हुआ? जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4s, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलेगा। तो हम Ni2+ का इसी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि हमें VVT करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना होता है, जो कि हम लोग लिख चुके हैं Ni28। तो इसमें हम लोग लिख चुके हैं आर्गन, देन आफ्टर 3d8 एंड 4s0। ओके, तो D में जो है आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D में, अप 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 अप
और अप, और ये ठीक 5 6 7 और देन आफ्टर 8। अब देखिए यहाँ पे 4s में वैकेंट ऑर्बिटल है, आगे 4p भी वैकेंट हमारे पास अवेलेबल होगा। चलिए अब यहाँ पे आप जानते हैं क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं कर पाता है, तो पेयरिंग नहीं हो सकेगा, तो इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, तो डी ऑर्बिटल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब 4 हमारे पास क्या है, क्लोरीन, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 क्लोरीन हमारे पास अवेलेबल है, तो एक S और 3 P मिल करके क्या करेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा, ठीक 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या करेगा, हमारा अब पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, तो इसका हाइब्रिडेशन, इस कंपाउंड का, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। और जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ये दिखा देंगे बीबीटी पूरी तरह से, और लास्ट में लिख देंगे क्या, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्यों होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन दिखाता है कि कितने सारे रिएक्टेंट स्पेसीज, जितने रिएक्टेंट स्पेसीज आपको जो है पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, उसी को मॉलिक्यूलिटी हम लोग कहते हैं। तो इसे आप एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, आयंस और एटम्स, इसी को मैंने रिएक्टिंग स्पेसीज बोला था अभी, ओके, कलेक्टिवली that collide at the same time in a single step of the reaction। यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस में आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि N2 + 3H2 gives 2NH3, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक N2 और 3H2 कोलाइड किया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपको 4। इस तरह से आप किसी का भी मॉलिक्यूलिटी आराम से निकाल सकते हैं। मैं एक बात और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एग्जाम्पल जरूर एक दे दीजिएगा, ओके, जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मिक एसिड बिहेव बोथ एज एल्डिहाइड एंड एज एन एसिड, एक्सप्लेन। इस तरह क्वेश्चन जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे टॉप 70, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम लोग जानते हैं फॉर्मिक एसिड का ये होता है फॉर्मूला, ये देखिए COOH, ओके, ये है फॉर्मिक एसिड। अब देखिए इस फॉर्मिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मिक एसिड को, तो देखिए इसमें एक तरफ CHO यानी कि CHO ग्रुप है, क्लियर, और इसी को आप दूसरे तरीके से दे सकते हैं, तो ये देखिए इस तरह से देखिए, तो इसमें COOH ग्रुप है, ओके। इसलिए आप इसमें जो है एल्डिहाइड और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन ये गुण कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें इसका गुण पाया जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो आप लिखेंगे एज एन एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। आप जानते हैं टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता है, तो फॉर्मिक एसिड, ओके। और आपको देता है क्या, मेटेलिक सिल्वर, मिरर टेस्ट आप जानते हैं। और एज एन एसिड इट रिएक्ट विथ बेस लाइक NaOH टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आप इस तरह से जानते हैं कि ये जो है आपको एक तो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, आप ये आंसर लिखेंगे, इसलिए ये एल्डिहाइड जैसा बिहेव कर रहा है, और ये जो है NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, एसिड जैसा भी बिहेव करता है। तो एक खास कैपेसिटी है किसकी, फॉर्मिक एसिड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट द नेम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट देयर नेचर। जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उससे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, EBP यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, DFP यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बस इतना लिख दोगे तो मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मैं एक बात और आप याद दिला दूं कि आप इसके फॉर्मूलाज भी याद रखें, ये भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, ये सब आप याद करके जाएं, बहुत जरूरी है। आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस, पॉजिटिव डेविएटेड नेगेटिव डेविएटेड में डिफरेंस, ये सब बहुत पॉपुलर है।
चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। याद कीजिए, आपने ये पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, और टू द पावर समथिंग पावर डालते हैं, जो कि हम लोग थ्योरेटिकली निकालते हैं। तो यहाँ पे के क्या है, ये है हमारा रेट कांस्टेंट। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे द रेट कांस्टेंट के इज प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर दैट रिलेट्स द रिएक्शन रेट। देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या करता है, रिलेट करता है। कहाँ रिलेट करता है, रेट लॉ में। इट इज स्पेसिफिक टू अ रिएक्शन, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है हर एक रिएक्शन के लिए, एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बहुत समय ये पूछ दिया गया है, आप ऑब्जेक्टिव में देख चुके हैं, 70 ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया था कि रेट लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बस आप इतना लिख दो, आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम क्लियर कट। मैं हमेशा जब भी आपको आंसर बताता हूँ सिंपलेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ सिंपलेस्ट वर्ड्स सेंटेंस का इस्तेमाल करूँ और आसान जिसे आप आसानी से समझ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्कस द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विथ HCN इन एसिडिक मीडियम। बहुत ही आसान रिएक्शन है, आप जानते हैं एसिटल्डिहाइड क्या होता है, COH, और इसका जब हम HCN से रिएक्शन करेंगे तो आप देखो ये H+ और ये CN-, क्लियर। तो ये H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और ये CN- यहाँ, और आपका बनेगा क्या, CH3CO। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ निगेटिव बनता है तो इसके साथ जुड़ जाएगा H, और यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे H अटैच होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बना है। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एनीवन ट्राई, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन, ओके, साइनोहाइड्रीन, आपको याद होना चाहिए। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टू यूज ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंट का क्या इस्तेमाल है, तो बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। आप जानते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का आप जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे अपराधी जब कुछ अपराध करते हैं तो वहाँ DNA फिंगरप्रिंट देखा जाता है। अपनी फिल्मों में देखा होगा, फिंगरप्रिंट देखा जाता है कि किसी का फिंगरप्रिंट मिल रहा है। हर एक आदमी का ऑलमोस्ट क्या होता है, यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इससे आप जेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि पेरेंटिंग टेस्ट कर सकते हैं। आपको फिंगरप्रिंट्स में क्या होते हैं, पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट से कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। तो आसानी से आप 2 पॉइंट लिख दीजिए, 2 मार्क्स आपके जेब में है। चलिए, जेब में नहीं है, आपके मार्क्स सीट पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, हम लोग जानते हैं आसानी से, द वेंट ऑफ फैक्टर आई measure the extent of ionization and dissociation of a solute in solution. It is ratio of actual number of particles in a solution to expected number of particles. Okay, यानी actual और expected का क्या है, रेशियो है। तो आप ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे सिंपल सा आप जो है लिख सकते हैं। अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पता है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैंने सिंपल सा आपको इसका डेफिनेशन दी। तो चलिए ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मैंने और सारे पूरी प्ले लिस्ट बनाया जिसमें डिफरेंट वीडियो आपको अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर आप उसे देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे या इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे। आपको मैं एक बात और सजेस्ट कर दूं, बस क्वेश्चंस को याद मत कीजिए, उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोई तरह का प्रॉब्लम आता है कमेंट करके आपको बताइए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। थैंक यू।